to start our next meeting of Bollywood Toastmasters Club. Let us give ourselves a big round of applause for being here. And Bollywood. Zindabad! Yes. Yeah. What is the number of the meeting today? 135. Okay. So here we are for the 135th meeting of Bollywood Toastmasters Club. Please remember the ground rules. Sex, politics and religion cannot be spoken in any Toastmasters event here. In case of any emergency, please do follow the fire exit signs and do not try to use the lift. It will not work. Your washrooms are here when you go out, and to the right and left is where the restrooms are. And please keep your mobile phones on silent or switch them off. And when the speaker is speaking, please avoid looking at your mobile or chatting or anything else. Please do give a full concentration to the speaker, and do ensure where possible to give some feedback on what you have seen that are good, what can be done better, and how to take the speech or role to the next level. And with that, I would like to call upon our President, Toastmaster Harish, to the stage, please. It's always better to have Lakshmi with us. लक्ष्मी है तो सब कुछ है. Yes. तो आज मुझे मनमोहन देसाई के फिल्म में काम करने का एहसास हो रहा है. क्या बात. क्यों? मुझे लग रहा है कि मैं निरूपा रहा यानी तो प्राण के किरदार में घुस गया हूँ. माँ बाप जैसे. मनमोहन देसाई, इनका एक सिंपल और सरल फॉर्मूला था, लॉस्ट एंड फाउंड. फिल्म के शुरुआत में माँ बेटे बच्चे बाप बिछड़ जाते, इंटरवल के बाद मिल जाते, हैव अ हैप्पी एंडिंग. ये सिंपल फॉर्मूला लेके उन्होंने हिट पे हिट पिक्चर दी. मैं भी आपसे 6 महीने तक बिछड़ गया था, आ नहीं सका. तो आज मैं फिर से आ गया हूँ, लो में आ गया. तो देवी और सज्जनों, शुभ संध्या. आप सबका बॉलीवुड टोस्टमास्टर में तहे दिल से स्वागत करता हूं. सबसे पहले मैं उन महानुभावों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, दंडवत करना चाहूँगा, जिन्होंने इस क्लब को पुनर्जीवित करने का, पुनर्जीवित करके जिंदा रखने का प्रण लिया है. आप सब तो उसमें हैं, पर इसमें एक नाम अग्रणी है, एक डीटीएम विनोद. अगर आप ना होते तो हम कहाँ होते विनोद जी. आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, आपका उत्तेजना, जो आपका जो टाइटल आप जो लिखते हैं क्लब कैटलिस्ट, जिसे हिंदी में क्लब उत्प्रेरक कहते हैं, सटीक बैठता है. आपका जो कर गुजरने का जो मादा है, यस हम एक क्लब को जीवित रखेंगे, ये एटीट्यूड सर आंखों पे सलाम है आपको. तो बात हम बॉलीवुड फिल्मों की कर रहे थे. बॉलीवुड फिल्मों पे एक धप्पा लगा है. फ्रॉम वेस्टर्न फिल्म्स, अदर फिल्म, जैसे बॉलीवुड फिल्म्स आर ऑल एस्केपिस्ट. यहाँ कुछ भी होता है, यहाँ गाने होते हैं, नाच गाना होता है, यहाँ के किरदार लार्जर देन लाइफ होते हैं, और यहाँ के कॉमेडी कुछ अलग होती है, मारामारी होती है, मिलना बिछड़ना सब कुछ होता है. लेकिन बॉलीवुड फिल्म का जो नशा है वो कुछ अलग ही किस्म का क्या बात है. वेरी नाइस. ये जो नशा है आपके जीवन में आ जाता है, जीवन में इस तरह घुस जाता है कि आप कोई भी मेंटल स्टेट में हो तो आपको बॉलीवुड का गाना याद आएगा, बॉलीवुड के डायलॉग्स याद आएंगे, बॉलीवुड के सिचुएशंस याद आएंगे. इस प्रकार का नशा हमारे जीवन में घुल मिल कर गया है. तो नशा के बारे में जब मैं बात कर रहा हूं तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आ गई, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां. कहते हैं, नशा वो खुशबू है, नशा वो खुशबू है जो मिठास से जीवन को भर देता है. क्या बात है. सपनों को उड़ा देता है, सपनों को उड़ान देता है, राह दिखाता है, चर्चा में रखता है. वो मधुर स्वर है जो दिल की तार छेड़ देता है. क्या बात. वेरी नाइस.
जिंदगी की हर मुश्किल को हल्का कर देता है। नशा नहीं बल्कि एक एहसास है क्या जो दिल को बहलाकर खुशियों का तासीर बना देता है। और आज की संध्या को और मधोशी की तरफ ले जाने के लिए एक हम काबुली वाला लाए हैं, जिसकी पोतड़ी में नशीली चीजें हैं। उनकी जो वाणी है, उनका जो अंग्रेजी में कहते हैं गिफ्ट ऑफ गैप, वो एकदम नशीली है। और ऊपर से जनाब एक शायर भी है। इनकी शायरी ऐसी है जो आपको हिला देगी, रुला देगी, हंसा देगी। बेहतरीन शायर। तो अंग्रेजी में जो कहते हैं ना, ही इज अ स्पीकर पार एक्सेलेंस एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस। आपने इनको नहीं सुना तो आपने टोस्ट मास्टर में किसी अच्छे मातब्बर खिलाड़ी को कभी सुना ही नहीं। जो बॉलीवुड में शाहरुख खान को किंग खान कहते हैं और हमारे बॉलीवुड क्लब में हम इनको किंग पिन कहते हैं, बिकॉज अगर ये ना होते तो हमारा क्लब आगे नहीं चलता। तो मैं आपके सबके लिए जोरदार तालियों में इनका स्वागत करते हैं। Everybody should dance. Come on. Stand up. यस, क्या बात है, क्या बात है। Very good. Thank you अच्छा, very much. Thanks a lot. आपकी इजाजत है तो जी जी बिल्कुल। 2 लाइनें आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा। जरूर जरूर इजाजत है आपके लिए। जो एक लाइनें ऐसी है, चढ़ती उम्र और इश्क, चढ़ती उम्र और इश्क का नशा ना पूछ। चढ़ती उम्र और इश्क का नशा ना पूछ, पुरानी शराबों को शायद आपने चखाना होगा। इस पंक्ति को मैं थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। चढ़ती उम्र और इश्क का नशा ना पूछ, अगर हनीफ जी की शायरी आपने सुनी नहीं होगी, चखा नहीं होगा, तो आपने कुछ देखा ही नहीं होगा। क्या बात है। Thank you very much. टोस्ट Thanks a मास्टर lot. बने हनीफ हफीज। Thank you very much. स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू प्रेसिडेंट जी। इस तरह से जिस तरह से आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया है, मैं इस बॉलीवुड में और इस टोस्ट मास्टर में लगभग 14 साल से हूँ, 14 इयर्स। इतना अच्छा इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया। थैंक यू वेरी मच एंड आई थिंक आई एम डिजर्व फॉर दैट। यस यस यस। Thank you very much. So, give a thundering round of applause for our president who has given a fantastic, very good. अब हम शुरू करते हैं बॉलीवुड का नशा। मेरे ख्याल से आप सब लोग बॉलीवुड की फिल्में तो देखते ही होंगे, या राइट? तो मुझे ये बताइए कि बॉलीवुड का मतलब क्या है? बॉलीवुड मीन्स व्हाट? बॉलीवुड मीन्स हिंदी फिल्म्स, राइट? हाँ जी। पहले इसे हिंदी फिल्म कहा जाता था। हॉलीवुड को देखकर इन्होंने इसको बॉलीवुड कर दिया। तो मैं अभी आपको कुछ चीज पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, लेकिन जवाब दोगे तो आप फिंगर उठा के मैं बोलूंगा कि सडनली नहीं बोल देना, उसका मजा चला जाए। बराबर। आप बताइए मलयालम मूवीज को क्या कहते हैं? यस मैम। Mollywood. ओ ग्रेट, मॉलीवुड। और तमिल फिल्म को? यस मैम। Tollywood. नो, Hollywood. Kollywood. Very good, fantastic. क्या बात? You have got very good knowledge in that, and you should be the pillar of our Bollywood club. Really, I'm telling you. Yes, yes, yes. Don't miss a single club, single meeting. Okay. Now we will. What about a Pakistani movie? What we can call it, Pakistani movie? पाकिस्तानी को Urduwood. Yeah. Yes, ma'am. Urduwood. No. Anything? You would? No. Bollywood. No. Little. You are near to that. Nollywood? लॉलीवुड। Yeah, give a thundering round of applause. Lollywood. Nollywood. Okay. Not lollipop, but Lollywood. या Why Nollywood? What's the reason? लाहौर बेस्ड, Lahore? मे बी लाहौर। It is Lollywood. It's name. Like if somebody asks why Bollywood, Yeah. because it's from Bombay. Yeah. Kollywood. It's Tamil, but there's no difference. But they give one name, right? Correct. Now let me tell you one thing. आपको सब पता होगा कि that
यू आर गोइंग टू सी द मूवी, राइट? हाँ जी। आपने टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया और अब जाके बैठ गए, 40 dirham, 45 dirham, 50 dirham, you go and sit, right? But you don't know जिस तरह से वो फिल्म वहां तक कैसे पहुंची, how this film has reached there in the cinema. There is a big efforts are there in that. राइट। Let me tell you, because everybody knows about कौन सी पिक्चर आ रही है, क्या आ रही है, कब आ रही है, उसका ये क्या है, वो क्या है, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा विनोद जी कि ये फिल्म जो है ये किस तरह से, जैसा माँ जो है एक बच्चे को जन्म देती है और डिलीवरी होती है, इसी तरह इस फिल्मों का भी ऐसा ही है। वो 9 महीने रहता है, ये शायद कभी साल भर, कभी 2 साल, कभी 3 साल, इस तरह से फिल्में बनती है। नाउ लेट मी टेल यू हाउ दिस फिल्म इंडस्ट्री वर्क। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मिलके एक स्टोरी राइटर को बुलाते हैं, वो स्टोरी होता है, उसके हिसाब से स्टार वगैरह जो भी कुछ करते हैं और उस तरह से फिल्म बनती है। लेकिन ये फिल्म का बिजनेस कैसे होता है ये आपको नहीं मालूम। खाली टिकट लेके बैठने से वी डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। आई विल टेल यू हाउ इट इज हैपनिंग। जब प्रोड्यूसर फिल्म बनाता है, देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन इंडिया, राइट? एक होता है इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर, एक होता है ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर। नाउ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर इज हैंडलिंग बॉम्बे, यूपी, दिल्ली, all other, Bengal, all these territories, small territories, and overseas district where we are coming in the UAE, right? This is UAE, UK, USA, Far East, and then small territories, right? तो जब वहाँ पे पिक्चर बनती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, भाई ये फिल्म आ रही है, एनिमल आ रही है और फाइटर आ रही है, we will take this much mg we will give. Similarly they sell outside. So we are in UAE. हमारा UAE का बिजनेस टोटल ओवरसीज का अप्रोक्सीमेटली 30% होता है, 30 to 35% of entire overseas. ओके। India is a different, this is overseas, right? और उसके बाद वो बिजनेस के बाद आपको या परसेंटेज पे लोग काम करते हैं या एमजी देते हैं, राइट? एमजी मीन्स मिनिमम गारंटी देते हैं कि हम इतना पैसा आपको देंगे। फिर जिस तरह से फिल्म का बिजनेस होता है वो हिसाब से वो लोग उनको पैसा आ जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद पहले बड़े बड़े रील आते थे। व्हेन आई वाज इन इंडिया, आई वाज इन बॉम्बे, आई वाज अ मैनेजर ऑफ न्यू एक्सेलसियर सिनेमा। मैंने शोले रिलीज किए 1975 में, आई वाज द मैनेजर ऑफ दैट सिनेमा। तभी हमारे यहाँ बड़े बड़े रील आते थे। फिर यहाँ भी जब मैं आया, आई केम इन 1980 इन दुबई। I was a manager of National Cinema in Abu Dhabi. Don't calculate my age with this because I am the senior most here in this house. So I will take little more time if you don't mind because No problem. कम है तो इसके लिए। तो बड़े रील आते थे, उसके बाद पहले छोटे रील होते थे, 16 रील की पिक्चर है, 17 रील सर्टिफिकेट में आप देखते थे। Then it has become 4 or 5 or 6 रील का एक बड़ा रील आता था। When I was in Excelsior, हमारे मैं ऑपरेटर रूम में जाके देखता था, तभी started, that big reel, यानी इंटरवल के पहले एक बड़ा रील चलता था, आफ्टर इंटरवल एक दूसरा रील चलता था। You got my point? पहले we used to run वो कार्बन से चलती थी, और आपका जो कैमरा जो है जिससे फिल्म चलती है, that was a कार्बन। वो कार्बन बंद होते थे, हम इतने बहुत कार्बन खरीदते थे। You see, the carbon, this which then it has come bulb. आज की तारीख में वो सब चला गया है। It is directly coming on from the satellite. Of course, yes. Before that also 3-4 साल पहले वो सैटेलाइट से भी आती थी। फिर हम एक छोटे डीसीपी बोलते हैं उसको, हम डीसीपी बनाते थे, उसके छोटी कैसेट्स आती, वो हम सब सिनेमा को बांटते थे। आज की तारीख में वो भी जरूरत नहीं है, सीधा आप ऑनलाइन भिजवा दो, उनको ऑनलाइन मिल गया। एक की होता है, when they pay you, you give them the key and they can just they feed it in the computer and then they play. अच्छा। Wow. This is a new system which no one knows. उसके कैमरा रूम नहीं है अभी। कैमरा रूम नहीं है, एक कैमरा रूम है, उसमें समझो ऐसा राउंड है, आपने कैमरे वगैरह लगाए हुए सब तरफ, एक ही रूम है गोल, और सिनेमा आजू बाजू है। आपने यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ, वहाँ लगा हुआ, और एक ऑपरेटर रूम है, ऑपरेटर बैठ के अपने वहाँ से वो ऑपरेट करता है।
और एक बेस्ट पार्ट बताऊं, सिनेमा जो है, आई वॉज वर्किंग विथ दिस अल निसर सिनेमा, जिसको बोलते हैं स्टार सिनेमास की चेन है, जो अभी पहले तो लेम्सी था, व्हेन आई वाज देयर लेम्सी हैज बर्न, और इन 2015 3rd मार्च को वहाँ पे आग लगी थी. You remember it in Lemsi Mall? Correct. Yeah. So at that time I was handling all these cinemas. तो एक इसका सीक्रेट आपको बताता हूँ सिनेमास का. आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो. I don't think if my boss is see anyway, no problem, it's okay. I'm not giving any information. तो एक सीक्रेट इस बिजनेस का मैं आपको बताता हूँ. वो लोग जितना टिकट से कमाते हैं ना, उससे ज्यादा कैंटीन में कमाते हैं. बात है. 8 आने की एक बोतल पानी की दे आर सेलिंग फॉर 3 dirham और 6 dirham. एक पॉपकॉर्न का, मैं जब जाता हूँ वॉक्स सिनेमा में, पॉपकॉर्न का हम लोग डब्बा लेते हैं, दे आर सेलिंग अस फॉर 16 dirham, राइट? Correct. Correct. 16 dirham. समोसे. हाँ, अब वो कितने का होता है? एक dirham या 2 dirham का खर्चा है, 16 dirham. सो दे आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी. पहले जमाने में क्या होता था कि जब मैंने आई वाज इन इंडिया, यू नो, वेरी आई डोंट नो, उसके उस टाइम के अंदर वो मैं जब सिनेमा में था, हम लोग गेट बंद कर देते थे इंटरवल में. कोई बोले बाहर जाना है, नहीं जाओ, कि बाहर सब वो ठेले वाले बैठे रहते थे, चना 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 समोसा. सो दे वर गोइंग आउट एंड बाइंग इट. सो वी देन स्टार्टेड ब्लॉकिंग द गेट. गेट सो दैट नोबडी कैन गो आउट. आप समझे मेरी बात? तो ये इस तरह से ये लोग पैसा कमाते हैं. और फिल्म की जो जर्नी है, वो लोग जब वहाँ से, किसी को पता नहीं है कि पिक्चर चलेगी कि नहीं चलेगी. अभी एनिमल पिक्चर थी, हु हैज सीन दिस एनिमल मूवी? या. एवरीबडी? नो, यू सी, आप लोग ने नहीं देखा. एनिमल मूवी हैज डन अ फैंटास्टिक बिजनेस. टिल टुडे 600,000 का बिजनेस कर चुका है. क्रोस. 600 करोड़ का बिजनेस हो चुका है अभी तक. व्हाट इज द हाईएस्ट बिजनेस? which movie has done the highest business? बाहुबली. आपको ज्यादा मालूम? बाहुबली. नो, That पुरानी बात हो Rajinikanth- अच्छा. पुरानी बात हो गई. RRR. Athens. पुरानी सबसे अच्छी चली है जवान. जवान. जवान हैज कलेक्टेड 1105 करोड़. Oh. 11,000 1.5. 11.05. और उसके बाद सेकंड नंबर पे है पठान. पठान. पठान हैज डन 1,000 करोड़. So nowadays movies are going. Now let me tell you कि स्टार लोग फिल्म में पैसा क्या चार्ज करते हैं? Do you know about it? क्या चार्ज करते हैं? चल let me know. आप बताओ, शाहरुख खान कितना लेता है? I know, I have read. No, no. I don't. You read? I also read. I have not met शाहरुख खान कि भाई तुम कितना पैसा लेता है? No. 200 crores? 100 करोड़. सलमान खान ही 90 करोड़. और राइट्स ले लेते हैं. वो फिर उसमें मिक्स कर लेते हैं कि 90 करोड़ मेरी फीस है, उसमें इतना % मेरा राइट्स है. ओके, एक्चुअली उसको कैलकुलेट करो कि उसकी फीस क्या है, यू नो, यू हैव टू कंट्रोल. देन द थर्ड वन इज, सेकंड इज सलमान खान 90 करोड़. थर्ड वन इज आमिर खान ऑल्सो 100 करोड़. देन अक्षय कुमार, हाउ मच? 70 करोड़. बट अबव ऑल रजनीकांत. वन लेजेंड इज देयर. रजनीकांत. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. यू 150 crores. 120 crores he charged for Jailer. Last movie Jailer has come. 120 crores. तो ये लोग के पास पैसा है. यानी हम रुपीस में बात करते हैं, 1000 में कभी बात करते हैं. they are talking in crores, जो हमने कभी देखा नहीं है. That too for one movie. For one movie. So काश हम भी फिल्म इंडस्ट्री में होते. इसलिए नहीं है तो हम कुछ बॉलीवुड, opportunity इसलिए तो हम बॉलीवुड में हैं. तो खैर हम लोग ने काफ़ी इनकी बात कर ली. आगे चलते हुए हम बात करेंगे शाहरुख खान की, सलमान खान की, अमिताभ बच्चन की. उसके पहले लेट अस स्टार्ट विथ एनीबडी इज देयर फॉर वर्ड ऑफ द डे, और वी कैन डायरेक्टली गो टू द. I think we can do the आप table आप ही topic. दे दो. आप ही एक वर्ड दे दो. Table topic, then टेबल टॉपिक करें पहले. ओके, पहले टेबल टॉपिक करें कि पहले स्पीच कर लें? Speech कर लो. स्पीच कर लेते हैं. अगर वर्ड ऑफ Okay. द डे देना है तो आप ही दे दो. वर्ड बाद में जब तक आप करो मैं वर्ड निकाल लेता हूँ. तो नाउ मैं अभी हम प्रिपेयर्ड स्पीच की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी लोग कम हैं, इसलिए हम वर्ड ऑफ द डे को ओमिट करते हैं फॉर दिस मीटिंग. इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में हम बहुत ही ज़ोरदार ऐसा पब्लिक होगी कि साइड पे हमको
कुर्सियां लगानी पड़ेगी, होपफुली राइट। आप सबके सपोर्ट से, और मेरा सपोर्ट हमेशा रहेगा, हम करेंगे। तो लेट मी इंट्रोड्यूस अ पर्सन हु इज गोइंग टू गिव हर आइस ब्रेकर। लेकिन उससे पहले मैं उनके इवेल्युएटर DTM हरीश साहब को उनका ऑब्जेक्टिव्स के लिए बात कहूँगा, बात करें उनसे। हाँ, थैंक यू। धन्यवाद सूत्रधार महोदय। वर्ड ऑफ द डे आज नहीं मिला, लेकिन अगर आपने जैसे शुरुआत की तो आज का वर्ड होना चाहिए था ब्लॉकबस्टर। जब आप जैसे खिलाड़ी जब मंच पे आते हैं तो सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही होता है। मैं मेरे जो स्पीकर है उनका स्पीच के बारे में बात करने के पहले एक क्विज करना चाहता हूँ। सात हिंदुस्तानी, कल हो ना हो, बैंड बाजा बारात, 3 बॉलीवुड के सुपरहिट फिल्म्स, इनमें क्या कनेक्शन है? Can you repeat the names again? सात हिंदुस्तानी, कल हो ना हो और बैंड बाजा बारात, इसमें कनेक्शन क्या है? इसका कनेक्शन एक ही है जो मेरा स्पीकर आज करने वाला है। ये तीनों मूवीज वे डेब्यू फिल्म्स। अमिताभ बच्चन का डेब्यू फिल्म सात हिंदुस्तानी, करेक्ट। ऋतिक रोशन का कल हो ना हो और रणवीर सिंह का बैंड बाजा। क्या बात है, क्लैप फॉर हिम, ब्यूटीफुल हरीश भाई। आज हमारे मंच पे एक नया सितारा उभरने वाला है जो आके हमें और इस क्लब को बताने वाला है कि वो मैं कौन हूँ, मैं मेरे इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, उसके बारे में क्लब को अपना परिचय देने वाली है। और ये है हमारी स्पीकर रोहिणी। आज जो पाथवे की पहली सीढ़ी पे, पहली पायदान पे आज आके अपना परिचय इस क्लब को बताने वाली है। और उनका 6 मिनट का स्पीच होने वाला है और 6 मिनट के बाद हमें समझेगी, हमें समझ में आएगी कि रोहिणी क्या है, रोहिणी क्या करने वाली है, रोहिणी की आइडियाज़ क्या है, रोहिणी की फैमिली क्या है, सब 6 मिनट में अपने सामने साझा करेगी। ओवर टू यू सूत्रधार। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश साहब। मेरे ख्याल से ये भी फर्स्ट टाइम एक हिस्ट्री हो रही है कि एक सूत्रधार बोलते हैं ना, एक सूत्रधार या स्पीकर को इंट्रोड्यूस इतने लंबी तरीके से किया गया है। वेरी डिटेल्ड दिस थिंग एक्सप्लेनेशन। तो मैं अभी जिन मैडम को बुलाने जा रहा हूँ, मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आपका बेस्ट स्टार और हीरो हीरोइन कौन है, तो उन्होंने मुझसे कहा मेरा बेस्ट हीरो इज सलमान खान, जो कि वाकई हम सबका भी है, बिल्कुल सही है। और उसके बाद मैंने उनसे पूछा आपकी बेस्ट हीरोइन कौन सी है, तो उन्होंने कहा ऐश्वर्या राय। वाओ, वेरी गुड। और फिर मैंने जब उनको पूछा कि आपके बारे में कुछ अपना बताइए, इंट्रो दीजिए, तो उन्होंने कहा कि आई एम अ नेशनल अवार्ड विनिंग पब्लिक स्पीकर फ्रॉम इंडिया। माशाल्लाह, वेरी नाइस, गिव अ थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड MC एंड अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर कोई फिल्म बनाएंगे तो आपको बुलाएंगे, आप वॉइस ओवर दें, तो प्लीज पुट योर हैंड टुगेदर टू वेलकम टोस्ट मास्टर रोहिणी। थैंक यू सो मच। वेलकम। आप सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी, मेरी आवाज़ पूरी तरह से बैठी हुई है 5 दिनों से। देवी और सज्जनों एवं यहाँ उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं रोहिणी M आप सबके समक्ष केरल से दुबई तक का सफर इस विषय पर भाषण प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। अंधेरी रातों में जलती हुई मशाल हूँ, जो आप कभी न समझोगे मैं वो सवाल हूँ, और उस सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हुई हूँ कि आखिर मैं कौन हूँ। सन 1996 को केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में मेरा जन्म हुआ। माँ, बाप और छोटा भाई, हमारा एक बहुत ही छोटा सा, प्यारा सा, खूबसूरत सा परिवार।
बचपन से ही पढ़ने का बेहद शौक था, तो कक्षा में हमेशा से अच्छे अंक आते थे। तो माँ बाप ने ये सोच लिया कि अरे ये पढ़ती है अच्छा, तो आगे चलकर ये बनेगी तो डॉक्टर। तो माँ बाप ने तय कर लिया कि ये लड़की बनेगी डॉक्टर रोहिणी। तो उनके सपने को मैंने अपना मानकर मैंने भी सोच लिया कि मेरा भी सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन 12वीं कक्षा तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये पता चल गया कि मैं आखिर क्या करना चाहती हूँ। मैं कभी डॉक्टर नहीं बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं साहित्य को पढूं, मैं चाहती थी मैं रचनात्मक चीजें करूं, मैं भाषण देना चाहती थी, मैं कविताएं लिखना चाहती थी। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। तो एंट्रेंस की परीक्षा आ गई और मैं असफल रही। जिंदगी में शायद पहली बार मैंने हार का आमना सामना किया था, और तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने कोई एक बड़ा सा गुनाह कर दिया है। वो एक अपराध बोध सा मेरे मन में आ गया कि मैंने अपने माँ बाप का सपना तोड़ दिया, उनका दिल तोड़ दिया कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। उसके बाद मेरे दिल में ये था कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे माँ बाप के चेहरे पर वो खुशी मैं वापस ला सकूं। लेकिन एक बात मैं आप सबको बता दूं कि मैं हार गई, लेकिन उन्होंने मुझे एक भी शब्द बुरा भला कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी मन में एक अपराध बोध सा रह गया था मेरे मन में। और मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लिए वो सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखकर किया था कि लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे सोचकर ही मैंने अपनी जिंदगी के सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए। और आखिर मैंने फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया कि हमारे समाज में उस वक्त ऐसा होता था कि अगर आप डॉक्टर बनो, अच्छा इंजीनियर बनो, या फिर आप विज्ञान का कोई विषय चुन लो। अगर आप ये नहीं करोगे तो माना जाता है कि आप नहीं पढ़ते हो, आपको अच्छे अंक नहीं आए। इसीलिए मैंने चुन लिया बीएससी केमिस्ट्री अपने कॉलेज में। तो कॉलेज में बीएससी केमिस्ट्री लेने के बाद एक साल तो बस यूं ही चला गया। कॉलेज जाती हूँ वापस आती हूँ, कॉलेज जाती हूँ वापस आती हूँ, बस जिंदगी उतनी ही रह गई थी। लेकिन फिर मैंने केरला यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल में भाग लिया और हिंदी भाषण प्रतियोगिता में मुझे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन मेरे घर में हमारे क्षेत्र के एमएलए जी आए, मुझे अभिनंदन किया और मुझे पुरस्कृत भी किया। उस दिन जो खुशी मैंने मेरे माँ बाप के चेहरे पर देखी, मुझे एहसास हुआ कि अगर एक ट्रॉफी से इतने खुश वो हो रहे हैं, इतना गर्व उन्हें महसूस हो रहा है, तो जरा सोचिए अगर मैं और भी करूं तो क्या होगा। फिर ट्रॉफियों की गिनती 1 से बढ़कर 10 हुई, 10 से 50 और 50 से 100 हुई। फिर मैंने लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया। इसीलिए मैंने बीएससी केमिस्ट्री के बाद मैंने एमए इंग्लिश को चुन लिया। और अगर प्रतियोगिता की बात करूं तो 2020 में लखनऊ में हुए राष्ट्रीय युवा उत्सव में मुझे राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, और मेरी उपलब्धियों में मैं उसको बहुत ही ज्यादा खास मानती हूँ। उसके बाद मैंने केरल सरकार और भारत सरकार के कार्यक्रमों में एमसी एंकरिंग करनी शुरू कर दी, और अब तक लगभग मैंने 300 कार्यक्रमों में एंकरिंग मैंने किया है। तो उसके बाद मैंने सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। मैंने बच्चों और युवाओं को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कर रही थी मैं उनको, और केरल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन तभी मेरी शादी हुई एक ऐसे इंसान के साथ जो दुबई में काम करते हैं। तो सब कुछ उधर सही था। फिर मैं दुबई आ गई 2021 में। मैं उस पौधे की तरह हूँ जिसका जो जड़ था वो पूरी तरह से केरल में बस चुका था, उसको अभी निकाल के दुबई लेके आ गए। अब मैं क्या करूं? मेरे सामने इतना बड़ा सवाल था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे शून्य से पूरी शुरुआत करनी थी मुझे। तो मैंने शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ कि बहुत सारी मानसिक तनाव थे, बहुत सारी परेशानियां हुई, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा, और इसीलिए मैंने एक्सपो 2020 में काम किया। वहाँ पे मुझे सबसे अच्छे एम्प्लॉय के तहत में मुझे पुरस्कृत किया गया। और उसके बाद इस साल 2023 में मुझे देश के संसद में भाषण देने का अवसर मिला, इंडियन पार्लियामेंट में, और देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बात करने का भी अवसर मिला उनके औद्योगिक घर में। तो ये थी मेरी कहानी अब तक की। और आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगी कि सपने देखिए, क्योंकि जो भी मैंने सपने देखे हैं वो कभी ना कभी जरूर हकीकत में हुए हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तक जो मेरे सपने थे वो राष्ट्रीय स्तर में थे, भारतीय के तौर पर थे, लेकिन अब मैं बनना चाहूंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं आगे बढ़ना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय एंकर बनना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देना चाहूंगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाषण देना चाहूंगी, जो अब मैं कर रही हूँ टोस्ट मास्टर्स के माध्यम से। अंत में यही कहूंगी कि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं
नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, आपकी जिंदगी के जो सारे सपने हैं वो सारे हकीकत में होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस। एक मिनट, P1 होने के बाद हम सब खड़े होना है, खड़े होना है। वेलकम सर। गुड गुड गुड। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं टूट न जाए रहना। क्या आपने मैसेज दिया है कि दो मैसेज मैं इसमें आपकी स्पीच में जो मैंने देख पाया हूं। एक तो लोग कहेंगे कहने दो, छोड़ दो, ये उनकी बात है, हम अपना काम करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो आपका मैसेज है कि सपने देखो, मैं कहता हूं सपनों को आंखों में नहीं बसाओ, सपनों को आंखों में नहीं बसाओ, सपनों को अपने दिल में रखो, क्योंकि जब आप रोओगे तो वो सपने आपके आंसू से सब निकल जाएंगे, और जब आप वो सपने अपने दिल में रखोगे तो हर धड़कन के साथ तुम्हें वो सपनों की याद दिलाएंगे, धक धक। तो हमेशा याद रखो। वेरी गुड, रियली वी एंजॉयड योर स्पीच। और अभी इसके बाद हम टेबल टॉपिक लें। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। हरीश सर ने कहा अभी कि उनको ये याद आया मनमोहन देसाई की मिलने और बिछड़ने की बात है, राइट। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मनमोहन देसाई से मिला था। उनकी शूटिंग थी नसीब की, जो कि मेरे सिनेमा में, न्यू एक्सेलसियर सिनेमा में बेसमेंट में थी। तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर, मनमोहन देसाई और उसका बेटा केतन देसाई आते थे मेरे पास। और उस टाइम पे थोड़ा टाका भी रहा था अमिताभ का और रेखा का, आपने सुना होगा। एम आई राइट? ओके। तो वो अमिताभ बच्चन, उस टाइम में मोबाइल नहीं था, तो अमिताभ बच्चन नीचे शूटिंग करते थे और जैसे ही कुछ काम होता था वो ऊपर आ जाते थे, मेरे ऑफिस में मेरे सामने बैठ के फ़ोन करते थे। और मैं सोचता था ये वही आदमी जिस पे दुनिया पागल होती देखने के लिए, और हम दो आमने सामने बैठे। इवन शक्ति कपूर ऑल्सो उस टाइम पे बिल्कुल नया था। ये बात मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि आपने मनमोहन देसाई की बात की थी। तो शक्ति कपूर भी आके बैठता था मेरे सामने, नया था बिल्कुल, वो किसी को पहचानता नहीं था। दूसरी तीसरी पिक्चर थी नसीब। नसीब अमिताभ बच्चन की आपको पता है ना, वेरी फेमस। हैव यू हर्ड अबाउट नसीब? मेरे नसीब में तू है के नहीं। इट वाज अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, ऑल दिस। तो एनीवे, उसके बाद फिर वो आते थे हमारे पास। तो मनमोहन देसाई मुझे कहते थे, हनी भाई मैं ये पिक्चर कुछ इंटरनेशनल फेस्टिवल के लिए नहीं बना रहा, मैं ये बना रहा हूँ भिंडी बाजार फेस्टिवल के लिए। इट वाज हिज वर्ड्स, इसके शब्द थे, ये मैं बयान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना सौभाग्य मिला है। और आई थिंक आई हैव गॉट द मैक्सिमम फोटोज ऑफ विद द स्टार, इफ यू एग्री विथ मी सर। तो वो बात मुझे याद है, इसलिए मैं ये रेफरेंस में आपसे वो बात किया। तो अभी आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि DTM बालाजी जो आप अभी आए हैं, वो अपने मसरूफियत की वजह से थोड़ा लेट आए, लेकिन ये जो हैं हमारे क्लब को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आई जस्ट वांट टू गिव अ थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर DTM बालाजी। ये बालाजी साहब की जो शख्सियत है, जब मैं नया टोस्ट मास्टर में आया था तब इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई बड़ा इवेंट टोस्ट मास्टर का ऑर्गेनाइज किया था, तब फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिला था। और तब से आज तक मैं देख रहा हूँ हर जगह इनका नाम है, जब भी ये आते हैं हर जगह एक तरह से हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। आई एम राइट लक्ष्मी जी? आई होप एवरीबडी इज एग्री। तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर सपोर्टिंग बॉलीवुड क्लब, एंड आई होप कि आप जैसे और लोगों की, सीनियर लोगों की मदद से हम इसको दोबारा खड़ा कर पाएंगे। हरी जी, थैंक यू। ओके, नाउ आई एम कॉलिंग, नाउ इट्स अ टेबल टॉपिक सेगमेंट।
तो ये इसको हमारे विनोद मैटमल जी बहुत ही वो हिंदी में एक एक चीज़ उन्होंने लिख के लाए होंगे गूगल से ट्रांसलेट करके। तो एक सबसे बड़ी बात मैं इनके बारे में कहूँ, विनोद मैटमल के बारे में, उनको हिंदी नहीं आती, फिर भी हिंदी की तरफ उनका इतना लगाव है कि मैं क्या कहूँ। हमेशा ये यही चाहते हैं कि मैं कैसे भी इस क्लब को उठाऊं, और मुझे उम्मीद है, और मैं इनका शाना बशाना खड़ा रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, और हम सब मिलके इस क्लब को जरूर उठाएंगे। प्लीज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एंड प्लीज वेलकम विनोद मैटमल फॉर टेबल टॉपिक सेशन। थैंक यू। Thank you very much. Normally in a Toastmasters meeting, I don't have any kind of butterflies in the recent years. But today, after hearing the speech of Toastmaster Rohini, I feel like I'm having certain butterflies sitting through my stomach. That was the level of actually Balaji just missed your dot in time. Yeah, you were there outside. That's why I said come in, because Very good. you should not miss the speech the way. Oh, you heard from outside. Yeah. Okay, good. So, the next segment that we are going to conduct here is the table topic segment. All of you knew about the segment. Still, I will read out the brief description about the segment. Toastmaster meeting में table topics एक महत्वपूर्ण गंध है जो स्पीकर को अपने पैरों पर सोचने की अनुमति देता है। अधिक समय टेबल टॉपिक्स में अनुभव अतिथि वक्त को क्लब का सदस्य बनने में सक्षम बनाता है। तालिका विषयों की अवधि केवल 2 मिनट है। टाइमर अलर्ट 60, 90, 120 सेकंड पर हरा, पीला और लाल अलर्ट दिखाएगा। क्या हम अपना दिलचस्प शुरू कर सकते हैं? This is the way I can read the Hindi. You know my proficiency right now. Just trying only. So first I'm going to call. This is the norms of table topic segment. We need to call an experienced Toastmasters in the beginning, then take it forward with the relatively recent people. So we are having only one experienced person. That is none other than Most experienced. that is none other than DTM Balaji. Please come forward. Hello. How are you, sir? I'm very good. I'll be reading the topic in Hindi first, then I will announce the topic in English. First I will read in Hindi, okay? आपका पसंदीदा बॉलीवुड गान कौन सा है जिसने आपको जीवन को प्रभावित किया कैसे है? In English, which one is your favorite Bollywood song which influenced in your life? Over to you. गाना गाए? Yeah, sure. मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आएगी मस्तानी कब आएगी तू, गीत गाए मैं गानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। टेबल टॉपिक मास्टर, फेलो टोस्ट मास्टर्स, सबको नमस्कार। ये गाना इसलिए गा रहा हूँ मैं क्योंकि सन 89 से 91 तक 2 साल पूरा मैंने ये गाना गाया। हर जगह गाया मैंने, क्योंकि 89 में पहली बार मेरा मुलाकात हुआ सपना से, और शादी करने के लिए एटलीस्ट 2 साल तो लगा। उसका परमिशन लेके उसका हाथ दिलाने के लिए मुझे 1 साल लगा।
वो 1 साल के बाद 1 साल उसका इंतज़ार हुआ शादी का। तो ये मेरे सपनों की रानी जो गाना है ना, मैंने बचपन में देखा था फिल्म में और मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि वो जो सीक्वेंस जो शूट किया है बहुत अच्छा शूट किया है एंड इट इज़ सो लाइवली, बहुत लाइवली है देखने के लिए। अभी भी आप अगर टीवी में देखेंगे ये गाना आएगा तो आप उधर ही खड़े हो जाएंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, उधर ही खड़े होकर वो गाना पूरा जब तक ख़त्म नहीं होता आप बाहर नहीं जाएंगे। तो वो आराधना एक मूवी था, बहुत अच्छा था। तो देख देख के फाइनली मैंने एक दिन गया और शादी के लिए जब दिन नज़दीक आ रहा था तो मैंने बोला अच्छा हुआ, तो सपना तो प्रसन्न हो गया, सपना तो साकार हो गया। अभी बीवी का नाम भी सपना है। तो ऐसे गाना गा के, ये जो गाना है ना ये बहुत महत्व है ज़िंदगी में मेरा। और जैसा आपने बताया था कि ज़िंदगी में सपना एक होना चाहिए, अगर सपना एक होता है तो बहुत अच्छा होता है ज़िंदगी में, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए वो सपना ही एक बहुत एम होता है हमारा। और मेरे पास सपना इधर भी है, मेरे बाजू में भी है। ओके, थैंक यू वेरी Now I will make a change. I will read out the topic first, then I will call the speaker. The next topic is, आपकी राय में जीवन भर की पसंदीदा हिट बॉलीवुड फिल्म कौन सी है और क्यों? And the speaker is Toastmaster Agas. I will announce the topic in English. As per your opinion, which is the lifetime favorite hit Bollywood movie and why? So, as per me, my favorite and hit is ओम शांति ओम, क्योंकि वो सबसे पहले मूवी है जो मेरे पूरे फैमिली के साथ मैंने एक साथ देखे। मेरे पापा के ऑफिस से फ्री टिकट्स मिले थे और भाग गए थे ताकि सीट्स मिले। और आज भी मैं उस मूवी को देखता हूँ तो एक याद आता है कि ऐसे कैसे एंजॉय किया इसको, इसके गाने कैसे एंजॉय किए, कैसे लव स्टोरियाँ होती है जो मेरी ज़िंदगी में नहीं उजाल रही है आजकल। तो ऐसे देखेंगे तो आप लोग एक फील करेंगे कि अपने भगवान को भी ओम बोलते हैं और मूवी को भी ओम बोल रहे हैं, लेकिन शांति तो मिल रही नहीं है ज़िंदगी में तो ओम शांति ओम करें हम लोग। बट मूवी देखेंगे तो एकदम आपको आखिरी तक ना थोड़ी सी आंसू आते हैं, थोड़ा सा पता चलता है कि ज़िंदगी कैसा यू जी रहा है उसमें, कि आग लग जाती है तो लड़की को कैसे बचाते हैं, फिर बाद में वो खुद ही आग में चला जाते हैं और वो कैसे पुनर्जन्म ले लेते हैं और उनको कैसे आगाशे वापस आ जाती है कि ये कैसे उनको याद करें कि हम क्या किया उस पुनर्जन्म में, जो इस जन्म में यही लड़की हमको वापस मिले। काश हमारे साथ ऐसे होते पर लोग तो ये बोलते यार मुझे ऊपर नहीं मिला। The next topic, कृपया किसी बॉलीवुड फिल्म के संबंध में अपनी कोई पारिवारिक घटना बताएं। I can't even understand the topic properly. Don't worry. Please narrate one of your family incidents in connection with a Bollywood movie. I repeat, please narrate one of your family incidents in connection with a Bollywood movie. Oh, Thank you. The Bollywood movie that connects me to my family. एक बहुत साल पहले एक पिक्चर आया था आनंद, जिसमें राजेश खन्ना was the hero and he has a terminal condition. मैं जब भी कुछ इमोशनल पिक्चर देखती तो मैं बहुत रोती हूँ। वो पहली बार देखते समय बहुत रोती हूँ, फिर दूसरा बार देखते समय थोड़ा कम रोती हूँ, फिर तीसरा बार से हाँ ठीक है ऐसा हो जाता है। लेकिन ये आनंद तो ऐसा एक मूवी है, मैं जब भी देखी हूँ तो रोती थी,
I don't know how many times I have seen it. ये दूरदर्शन में देखा, थिएटर में देखा, इधर आने के बाद घड़ी घड़ी वो इन हाउस मूवीज चलता था, वो पहले हम जो अपार्टमेंट में रहते थे उधर घड़ी घड़ी आता था, जब भी देखूँ तो मैं बहुत रोती थी। लेकिन फिर बाद में जब मेरे हस्बैंड का वो टर्मिनल कंडीशन डायग्नोज हुआ था, he faced it very bravely. You know, one of the things that I see, our marriage had its own share of problems, it had its own share of love, it had its anger, everything was there. But there are two things in life which I will never fault Guru for. That was the way he faced his death. वो जैसा इंसान रहना चाहिए वो मैंने उस last 3 years में मैंने देखी. He never blamed the world. He never blamed anyone. He accepted what was coming and he learned to live with it. Another thing he was an excellent father to Akash. ये दो चीज़ें में वो कभी कुछ कमी नहीं छोड़ा. Even until the end, last trip में हम जब जा रहे थे, उसका after 5 days he was going to die. We didn't know that at the time. We thought we were going for a break. उस दिन भी वो doctors told him don't climb the stairs because you could actually fall and die because oxygen level कम हो गया था. But until the end, every weekend he would be away. Even if I am sleeping, early morning he will get up and go to the temple. वो बोलता था मुझे कि भाई, you know, whatever we get, be grateful because that is what is the gift that God has given us. ये दो चीज़ I have learned. And later when I watched that movie again, I could actually relate the way Rajesh Khanna accepted his death. I could actually connect it with that. And that made me realize maybe I had a premonition or maybe I knew what was coming. That's why I always cried whenever I watch that movie. To this day, I find it very difficult to watch that movie, to be honest. But that is one movie I can never forget. And the lesson I learned, I always used to blame everything before, you see. But Guru taught me in those 3 years to accept what is happening and face it and live with it. You don't have to go negative, live everything. But he taught me that. Over to you. The next topic, आपकी पसंदीदा बॉलीवुड अभिनेत्री कौन है जिससे आप हमेशा मिलना चाहते हैं? The speaker is none other than Toastmaster Rohini. अरे ये लड़का आदमी बुलाने का. No. There is a reason for that. Okay. Please come. मैं बोला अभी जी को बुलाएंगे. वो बोलेंगे वही इधर. The topic is, who is your favorite Bollywood actress whom you always wanted to meet? आप सबको एक बार फिर नमस्कार. बॉलीवुड में बहुत सारी अभिनेत्रियां हैं, बहुत खूबसूरत है, हर तरीके से खूबसूरत. किसी का चेहरा बहुत खूबसूरत है, किसी का मन खूबसूरत है. लेकिन मैं एक ऐसे शख्स से मिलना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग लेडी है और वो ऐश्वर्या राय है. क्योंकि अभी आप हाल ही में अब बहुत सारे चर्चा हो रही है ऐश्वर्या राय के बारे में, तो मैं उनको देखती हूँ ऐसे खूबसूरती के बारे में. देखिए, वो उन्होंने हमारे भारत को उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां पर हम सबको गर्व होता है ऐश्वर्या राय से. उनकी आंखें जो आप सब जानते हो कि इतना खूबसूरत है, उनकी आंखों में ही हम, एक लड़की हूं मैं फिर भी उनकी आंखों में ही हमें जब डूबने का मन करता है. तो उसी तरह वो इतनी अच्छी तरह बात करती है, उतनी अच्छी तरह हमारे देश को वो बाकी देशों के सामने वो हमारे देश को जो प्रस्तुत करती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है. और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने फिल्म किए हैं, वो चाहे जोधा अकबर हो, वो सारी जो फिल्में हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. साथ ही साथ वो जो अपनी बेटी को जिस तरह से आगे लेके आ रही है उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जिस तरह से वो विमेन एम्पावरमेंट का, स्त्री शक्तिकरण के जो बातें करती है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. क्योंकि उन्होंने मुझे ये सिखाया है कि सिर्फ सिनेमा में, फिल्म में ही नहीं खूबसूरत रहना है, बल्कि जो
जिंदगी में भी खूबसूरत रहा जा सकता है, और वो अपनी जिंदगी से हमें दिखा रही है। और यही मैं, इसीलिए मैं आशा करती हूँ कि कभी ना कभी मैं ऐश्वर्या राय से मिल सकूं, क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि सपने देखिए हकीकत होते हैं, क्योंकि मैंने सपना देखा था सलमान खान को देखने का, और मैं दुबई आने के बाद मैं उनसे मिली हूँ। तो अभी मैं ये सपना देख रही हूँ कि मैं ऐश्वर्या राय से मिलूं, और आशा करती हूँ कि आने वाले कल में ज़रूर मिलूँ। धन्यवाद। We will make it happen. आनंद जी को बोल दिया ना। Yeah. Well done. Now the next topic and the final topic. अन्य भारतीय फिल्मों की तुलना में बॉलीवुड फिल्म की सफलता का सूत्र क्या है? And the speaker is none other than Toastmaster Harish. I'll read out the topic again in English. What is the success formula of a Bollywood movie in comparison with other Indian movies? टेबल टॉपिक मास्टर, आपने मुझे जो विषय दिया है इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी आज के तारीख में बॉलीवुड का सक्सेस रेट पठान और जवान के बॉक्स ऑफिस से आप नहीं लगा सकते। आप जब देखेंगे केजीएफ देखो, आरआरआर देखो, बाहुबली देखो, कांतारा देखो, ये कहाँ से आया? आप मलयालम फिल्म इंडस्ट्री से कोई भी फिल्म उठा के देखो। परसों मैंने कन्नूर स्क्वाड देखा। कन्नूर स्क्वाड में जो मामूटी ने 70 साल के इस एज में जो एक्शन किया है वो अपने सलमान खान भी नहीं कर सकता। तो सक्सेस क्या है? सिर्फ पैसा और द रीच। मैं कहता हूँ बॉलीवुड और हॉलीवुड और टॉलीवुड और कॉलीवुड ऐसा डिस्टिंक्शन ना करते हुए हम सिर्फ इंडियन फिल्म की बात करेंगे। इंडियन फिल्म्स अभी बहुत अच्छा कर रही है। क्यों? क्योंकि एक तो स्टोरी बेस्ड कंटेंट रिच सिनेमा आ रहे हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया है। अभी आपने जो देखा था कि झाड़ के इर्द गिर्द गाने गाते हुए, न तो स्विट्जरलैंड में जाके शूटिंग कर रहे हुए, न तो कनाडा के वाटरफॉल में, तो अलास्का में शिफॉन की साड़ी पहन के कोई हीरोइन नाच रही है। अगर वो फिल्में हिट हो रही है? नहीं हो रही है। अभी जो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे जो नंबर 1 आ रही है, इसमें आउट ऑफ बॉक्स थॉट लेके जो भी स्क्रिप्ट लेके आएगा वही सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा। तो मैं आपके इस विषय को मैं नकारता हूँ कि बॉलीवुड सबसे अव्वल है। मैं कहता हूँ कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज अ होल इज कमिंग अप एंड पैन इंडिया फिल्म्स आर द ऑर्डर ऑफ द डे। इफ यू मेक अ गुड फिल्म विद अ गुड स्क्रिप्ट, गुड कैरेक्टर्स, गुड स्टोरी, यू विल बी नंबर 1। जो बाहुबली वाला हीरो आके आदि पुरुष करता है, which was a winning story. Ramayana is a ethos of all Indians, but it was badly presented, it flopped. It was a pan-India film, it flopped. Content is the king. Content अभी सुधर रहा है, and Bollywood or Indian film industry is going to rock, and it will take on the Western film industry. Over to you. Thanks. Good. Normally after the table topic segment we used to have a voting session. Today, since all the speakers are equally good, we are decided we are not having the voting session. With that, I'll be handing over the stage to our TMOD, Toastmaster Harish. Thank you very much. Well done, Toastmaster विनोद मैटमल। Thanks, sir. बहुत ही अच्छा किया आपने। बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक आपने निकाले और जो उनको अटेम्प्ट जिसने किया है बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट किया है।
सो अभी इसके बाद मेरे ख्याल से एवेल्यूएशन हमारा बाकी है और उसके बाद फिर बिजनेस सेशन बाकी है। उसके पहले मैं कुछ आप लोगों से सवाल करूंगा, जिस तरह से मैंने कहा आपको खाली हाथ उठाना है, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है सलमान खान का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल नेम ऑफ सलमान खान? नो, सलीम तो उनके फादर है ना। हाँ हाँ जी सर, आपको मालूम है? हरीश जी आप तो बहुत ही एक्सपर्ट है। मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी पढ़ा था मैंने। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, इनका पूरा नाम है अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। ये इनकी पैदाइश हुई है 27 दिसंबर को। दैट वाज इन 1965। तो अभी ही इज अबाउट 58 ईयर्स, राइट? और इन्होंने मोर देन 88 फिल्म्स की हैं और इनके लास्ट लेटेस्ट फिल्म वाज टाइगर 3, राइट? और अभी वो बिग बॉस में छा रहे हैं। बिग बॉस ये लास्ट 10 साल से खुद कर रहे हैं और बिग बॉस 17 इज डूइंग वेरी गुड एंड आई एम रेगुलरली रिलीजियसली वॉचिंग एवरी डे। आई एंजॉय दैट। इसके बाद हम आते हैं शाहरुख खान के लिए। शाहरुख खान को क्या कहा जाता है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में? किंग खान, यस, बादशाह ऑफ बॉलीवुड। तो ये कमाल है, तीनों खान जो हैं इनकी उम्र एक ही है, 58 ईयर्स। ऑल थ्री जस्ट बॉर्न इन 1965। यस, साथ में। हाँ, तो अभी हम ये बताएंगे, आप किसी को पता है कि ये शाहरुख खान की डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ सर? नवंबर। हाँ, नवंबर मंथ इज करेक्ट। नवंबर 1st, 2 नवंबर। वेरी गुड, गिव अ थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आकाश जी। आकाश बहुत फर्स्ट क्लास। और इनका सबसे पहला डेब्यूट कहाँ हुआ था? टीवी में। इट वॉज फौजी, करेक्ट, फौजी। वेरी गुड। फौजी में इनका पहला इन्होंने अपना डेब्यू किया था 1965 में। सॉरी 90 से पहले ही 1992 में। एंड द फर्स्ट फिल्म दैट वाज इन 1988 एंड हिज फर्स्ट फिल्म इज दीवाना। दीवाना, हेमा मालिनी। हेमा मालिनी, यस। दीवाना इन्होंने की 1992 में, पहली फिल्म थी। ही इज ऑल्सो डन मोर देन 90 फिल्म्स। मोर देन 90 फिल्म्स इज ऑलरेडी डन, शाहरुख खान। और उनकी लेटेस्ट फिल्म जैसा आपको पता है जवान एंड पठान। जवान जैसा मैंने बताया 1100 करोड़ है। बता रहा हूँ, डंकी के बारे में आप बोल रही हो, हाथ किया था, बता रहा हूँ मैं आपको। तो जवान हैज़ डन 100 करोड़ एंड पठान हैज़ डन 1160 करोड़। और लेटेस्ट फिल्म इनकी डंकी जो है वो 21 को आ रही है। उसमें लिखा है कि अभी तक उसका कुछ रिव्यू नहीं है। रिव्यू आया है, कल आया है रिव्यू, सेंसर का रिव्यू आया है। एंड इन सेंसर पीपल हैव गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ दिस फॉर दिस मूवी। हम सोच रहे थे पठान और जवान तक क्या जाएगी, बट दिस मूवी इज नॉट ओनली फॉर शाहरुख खान, दिस इज फॉर राजू हिरानी, जिसने एक से एक बढ़िया फिल्म बनाई है। मोर ऑफ 3 इडियट्स या पीके 3 टाइप की फिल्म है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। होपफुली आई विल गो ऑन फ्राइडे टू सी दैट मूवी। अच्छा, अगर बॉलीवुड कल आ रहा है ना? कल 17 को आई थिंक इज कमिंग। यस 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 यस। सालार भी रिलीज हो रही है। सालार भी हो रही है और एक मलयालम फिल्म नीरू, 3 पिक्चरें रिलीज हो रही है 21 को बिकॉज ऑफ क्रिसमस। सालार ऑफ प्रभास, नीरू ऑफ मोहनलाल एंड डंकी ऑफ दिस। बट आई थिंक डंकी एंड सालार इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूवी। एनीवे, अब अगर हम लोग इसकी बात न करें, अगर हम बॉलीवुड की बात करें और अमिताभ बच्चन की बात नहीं करें, बिग बी की बात न करें, तो कैसे चलेगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमारा बॉलीवुड का बिग बी कौन है? Balaji is very famous in the Bollywood. He is the big B of Bollywood. Please give a thunderous round of applause for Balaji. Am I right? People are talking about it. What is the big B of Toastmaster is Balaji. अच्छा, हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ आकाश आपको पता है ज़्यादा? नहीं, हरीश जी? हाँ, वेरी गुड। 11 अक्टूबर 1942। He is 81 years old. अमृत काल है उसका। और अभी तक वो देखें आप, कौन बनेगा करोड़पति भी कर रहे हैं, फिल्में भी कर रहे हैं। इनकी पहली फिल्म जैसा कि आपने बताया था 7 हिंदुस्तानी इन 1969, वो अपना पहला उसमें डेब्यू किया था। एंड ही वॉज वेरी मच फेमस एज अ एंग्री यंग मैन।
एक ज़माने में उनको बोलते थे एंग्री ह्यूमन। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था, अमिताभ बच्चन जो आए थे मेरे ऑफिस में, एक चीज़ आपको बताने मैंने भूल गया। मैं जब वो एक्सेलसियर में काम करता था तो हमारे ऊपर एक प्रीव्यू थिएटर था, प्रीव्यू थिएटर, जहाँ पे फिल्म रिलीज होने के पहले प्रोड्यूसर खास लोगों के लिए वो शो करते थे। तो एक मरतबा डॉन पिक्चर रिलीज हो रही थी उस टाइम, तो डॉन के प्रोड्यूसर ने वहाँ पे एक शो रखा हुआ था डॉन का। अमिताभ जी आए, 4 लोग बैठे, वो अमिताभ आगे बैठे, 4 लोग, अरे वाह साहब वाह, क्या काम किया आपने, अरे इसको मारा, अरे उसको मारा। हो गया पूरा। मैं भी जाके कोने में बैठ जाता था देखने के लिए। कोई पिक्चर रिलीज़ होने वाली थी महीने बाद, 1.5 महीने। अब वो नीचे ऑफिस में आए, उन्होंने मैडम को फ़ोन किया, मैं नाम नहीं लूँगा मैडम का, वो रिकॉर्डिंग चल रही है। और नेक्स्ट शो में गंगा की सौगंध, उसी के बाद गंगा की सौगंध पिक्चर का प्रीमियर हुआ, उसकी प्रिंट आई और उनके फ्रेंड आए और उन्होंने फिल्म देखी। तो ये बात मैं आपको बताना चाहता था। अब उसके बाद जैसा कि आपने आनंद की बात की, तो आनंद का एक बेस्ट डायलॉग मुझे याद आया, बाबू गोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी कैसे है? नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। लंबी नहीं। बहुत ही फेमस डायलॉग था। और दूसरी बात, A big transition over there from Big. Rajesh Khanna to Amitabh. हाँ, Yes. टी कॉफी आई डोंट थिंक आई डोंट वांट, इट्स ओके, थैंक यू। अभी आपने एक और बात की, DTM लक्ष्मी जी ने एक्सेप्टेंस की बात की। मैंने एक छोटी सी, क्योंकि हमारे स्पीकर कम है तो मेरे पास टाइम है, तो मैं 2 मिनट का टाइम और ले सकता हूँ आपसे। एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। See, in the life you should remember A, C and R. Accept the unchangeable. एक चीज हो गई है, you can't change it, you accept it. Because if you accept it, you will save peace of mind, hatred, anger, everything you can save. But as you get not accepted, then what will happen? क्या होगा? फिर आपको वही दिमाग में तकलीफ होगी और देयर विल लॉट ऑफ प्रॉब्लम, राइट? दैट इज ए। व्हाट अबाउट सी? चेंज द चेंजेबल, यानी एक्सेप्ट करके वहां नहीं बैठना हमको। चेंज द चेंजेबल मीन्स देन आप कोशिश करो कि आप उसको बदली कर सकते हो, दैट इज सी। एंड आर इज रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम अनचेंजेबल। वाह, So A, C, R in the life is very necessary. I will give you one example also on that. A, accept the unchangeable. यानी आपको बिजनेस में गॉड फॉरबिड आपको $500,000 का लॉस हो गया, यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि दिस इज अ लॉस, यू कांट डू इट। आप टेंशन करके अगर आपको पैसा वापस लाओगे तो आई विल जस्ट ज्वाइन एनी यूनिवर्सिटी वेयर द टेंशन सब्जेक्ट इज देयर, यू कैन नॉट डू इट। सो यू एक्सेप्ट इट, देन यू गो बैक and see how can we change the changeable. Changeable means आपका जो प्रोडक्ट है, सपोज वो प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम है, आपके प्राइस ज़्यादा है, प्राइस को एडजस्ट करो। आपकी पैकेजिंग सही नहीं है, आप पैकेजिंग सही करो। आपकी मार्केटिंग सही नहीं है, आप मार्केटिंग सही करो। ट्राई एवरीथिंग टू चेंज दैट चेंजेबल, देन ऑल्सो यू कांट डू इट। देन रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम दैट अनचेंजेबल। उनको छोड़ो, दूसरा काम काज देखो। दिस इज कॉल्ड ACR, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। पर एक छोटा सा और एग्जाम्पल देता हूं। आप बॉम्बे में जा रहे हो, इंडिया में जा रहे हो, रिक्शा में बैठे हो, ड्राइवर ने सिगरेट जलाई, अब वो तो जला ली ना, दैट इज यू हैव टू एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल। देन सेकंड चेंजेबल, उसको भाई प्लीज आप ये सिगरेट को बुझा दो, मोस्टली विल एक्सेप्ट इट। इफ ही सेड नो, stop this thing and take another direction. Accept the changeable, change the accept the unchangeable, change the changeable and remove yourself from unchangeable. This is very important message. Keep it with you always. आपने एक्सेप्ट कोई भी चीज़ कर लिया, जो चीज़ हो गई अब उसको इम्प्रूव करेंगे तो इट विल बी गुड इन अवर लाइफ। और दूसरा सेंसर की बात हो रही थी, जैसा आपने बताया, एक लास्ट पॉइंट है मेरा। आपको पता है UAE में आजकल सेंसर कितना इजी हो गया, कितना लीनियंट हो गया। आपने एनिमल देखी है शायद, राइट? एक ज़माना था व्हेन आई वाज इन हियर, हम लोग VHS कैसेट रिलीज़ करते थे, अल मंसूर वीडियो, आपको पता होगा, ठीक है? वो मुझे पता है, जब मैं सेंसर के लिए ले जाता था
एक भगवान का सीन आता था, बोला इसे कट करो। एक गाना गाते गाते हीरो हीरोइन आजू बाजू आती थी, बोलते ये नहीं चलेगा, तो वी हैव टू पुट द फ्लावर। आपने देखा है मेरे गुलाब वो हमारा मेरा एक ऑपरेटर था, उसका नाम था वाघ मारे। खत्री साहब क्या करो, मैंने तो फ्लावर डाला, भी क्या करेंगे, क्योंकि उसने सेंसर वाले ने बोला कट करो, तो वी टू पुट। आज की तारीख में देयर इज नो कटिंग, नथिंग। या तो आप यूनिवर्सल दो, यूए दो, या एडल्ट दो, या PG-15 दो, या +18 दो। बिल्कुल ये आप ये पिक्चर देखेंगे ना, आई डोंट थिंक इट्स गुड टू सी दिस मूवी विद द फैमिली। एनिमल This fact which you're saying has a very very big effect in my life. पहली बार जब इंडिया छोड़ के सऊदी अरेबिया गया था 1994, first 3 months getting the TV and just looking at MBC 1 and 2 and nothing. yeah. And I was getting frustrated. क्या है? Somebody said VCR is available. You buy a VCR. So I bought a VCR and the first movie which I played. I watched the movie. It was Shilpa Shetty's movie. I watched that movie very well, and then yeah, it's an okay movie. At least I got a change. 4 दिन के बाद मेरा ट्रिप था इंडिया। इंडिया में आया, इट वॉज माई डॉटर्स बर्थडे एंड उस रात को फ्री थे हम लोग, तो उसी पिक्चर टीवी में आ रहा था। द नंबर ऑफ चेंजेस विच आई सॉ इन द मूवी between what I watched in Saudi Arabia and in India, it was tremendous. I can never forget that. Exactly. You are right, absolutely right. So let's move forward. Now we have a segment of evaluation. So our one speaker, रोहिणी जी, उनको इवेल्युएट करने के लिए आ रहे हैं हमारे महान टोस्ट मास्टर जी, DTM, डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर। मैं उनका हार्दिक दिल से और थंडरिंग राउंड ऑफ अप्लॉज से स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम हरीश बेलगी जी। तो देवी और सज्जनों, आज हमने एक बढ़िया सा डेब्यू देखा। ये तो ब्लॉकबस्टर डेब्यू है। हाँ, कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन ने जो डेब्यू किया था, वैसा ही डेब्यू आज हमारी स्पीकर रोहिणी जी का हुआ है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, बीत न जाए रहना। बहुत सुंदर मैसेज आपने दिया रोहिणी जी। आपके जो भाषण में मुझे 3 चीज़ें बहुत बढ़िया लगी। एक तो भाषा, दूसरा तो आपका जो स्पीच कंस्ट्रक्शन जो कहते हैं, और तीसरी जो है आपकी स्माइल। भाषा मेरे हिसाब से तो ये 24 कैरेट गोल्ड था। बहुत ही साजी हुई, सहज बोली, शॉर्ट सेंटेंसेस, और आपने जो बीच बीच में जो अच्छे अच्छे सेंटेंसेस यूज़ किए, बढ़िया थी, बढ़िया। जो कविता के जो पंक्तियाँ लेके आपने जो यूज़ किया अपने भाषण में, दे वर वेरी इफेक्टिव। सेकेंड, स्पीच कंस्ट्रक्शन, द वे यू स्टार्टेड फ्रॉम योर केरला डेज टू योर दुबई डेज, ये जो ट्रांजिशन है बताया आपने, जो आर्क था आपका, द डेवलपमेंट ऑफ स्पीच वॉज सिंपली फैबुलस। We could imagine a girl going to a Kerala school and from there developing her Hindi speaking abilities and then coming and becoming a national champion in the youth festival. Wow, wonderful transition from one point to another. बहुत बढ़िया speech transition था। And तीसरा जो मैंने आपको बताया, आपकी smile. It is said that when you come and wear a beautiful smile, it connects well with the audience. The audience become, oh, she is one of us. And that is the best secret of any public speaking. And I think you exude that confidence when you come here. Obviously, you are a 300 show host and you know all these tricks very well. And if I were to give you a recommendation, it is too early, because this was your icebreaker. I would say you were simply fabulous. But in Toastmasters, they talk about 3 P's. They say pace, pause, and your position. I personally felt that, okay,
For a 6-minute speech, if you were to dissect the speech, probably you had too many words. We were, for me as an audience, a lot of words were being bombarded on my ears. The pace could have been controlled. How do you control your pace? By pause. When you pause, the audience are like sponge. When you pause, they receive that message. And third, it is too early for you to talk about the positions, but you had a scope. When you began with your Kerala days, when you came to Dubai, you can use the stage to create that hologram. That yes, you are talking about 3 different incidences in your life. These were the 3 things which you can add up in your speech, and I'm sure you spoke about dreams. I would say dream big. This Dubai stage is very too small for you. You are going to be our champion material, and I can vouch that one fine day you are going to make this Bollywood club proud by becoming one of our best speakers, not only at club level, not only at area level, district level, division level, but at the international level. And lastly, if after hearing your poetic language, I thought your name would have been apt as a Kavita. But then I learned Rohini is a nakshatra, is a star. And Rohini is supposed to be one of the wives of moon. And it is said that whenever moon goes near Rohini, he becomes more brighter. And you, this Rohini coming to Bollywood Toastmasters Club, I'm sure this club is going to become more brighter. All the best to you. You will be doing very well. Over to you. थैंक यू वेरी मच। बहुत ही खूबसूरती से आपने इसका इवेल्यूएट किया हरीश जी। अब इसके बाद जो सेगमेंट था हमारा वो पोइट्री सेगमेंट था, लेकिन आज सुदर्शन जी आ नहीं सके, तो अगर आप मेरे को इजाज़त देंगे तो मैं एक छोटी सी पोइट्री 2 मिनट की मैं आपको सुना के फिर हम चलेंगे बिजनेस सेशन पे। राइट, इसके पहले एक मुझे आपने इतना जो सारी बातें कही फिल्मों के बारे में, हाँ जी, प्रोजेक्शन के बारे में, हाँ जी, ये आईमैक्स क्या चीज़ होती है? आईमैक्स के लिए तो प्रोजेक्शन होता है। आईमैक्स का जो स्क्रीन होता है बहुत ही लंबा बड़ा होता है, और उसका जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं, सिनेमा जो होता है ना, वो यूं लंबा होता है। करेक्ट। तो उस पर आपको बिल्कुल स्क्रीन इतना बड़ा होता है कि आपको अगर आगे सीट मिल गई तो आप यूं देखोगे कि यूं देखोगे, समझ में नहीं आएगा। तो बैक साइड से वो इट्स ए ह्यूज बिग स्क्रीन आईमैक्स एक्चुअली। तो उसके लिए प्रोजेक्शन साउंड है ना, अलग प्रोडक्शन है, प्रोजेक्शन है, उसके लिए अलग फिल्म बनती है। अच्छा, बाकायदा उसके हिसाब से, आईमैक्स के हिसाब से अलग फिल्म। वो डाउनलोड नहीं होता सिर्फ? नहीं, डाउनलोड करें, सब चीज़ आजकल डाउनलोड ऑनलाइन एवरीथिंग, बट इट हैज़ गॉट दैट टेक्नोलॉजी कि उसकी अलग अलग तरह से उसको बनाया जाता है। अब ये आईमैक्स के लिए है, ये 2D के लिए है, इस तरह से अलग है, 3D के लिए ऐसा अलग अलग। You can see the same film in 3D and Yes, those who are making it. Now if 3D, I think most of the English films are coming in 3D, तो यहाँ पे एक ही सिनेमा है, एक या 2 सिनेमा है, आईमैक्स जो कि वॉक्स वालों का है, और भी शायद है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि वे 2D और IMAX दोनों एक ही फिल्म दोनों बनती है ना। हाँ, तो जब प्रोड्यूसर जब बनाते हैं उसको, तो उसका जो होता है वो लोग 3D के लिए भी बनाते हैं। वो देखते बड़ी पिक्चर है, बिग स्केल है, तो वो 3D के लिए, IMAX के लिए भी बनाते हैं। तो आप देखोगे तो पेपर में आएगा इवन इन IMAX ऑल्सो। आप इफ यू गो टू द वॉक्स ऑनलाइन, वॉक्स के आप उस पर जाओगे तो उसमें लिखेगा IMAX, उसके कुछ चार्जेस ज़्यादा हैं। Correct. You have to buy the ticket for that. Avatar was released both. हाँ, Avatar, और अभी now so many movies have been released in IMAX. Anyway, तो इसके अलावा अगर हम अभी, तो मैं पोइट्री सेशन करके उसके बाद बिजनेस सेशन होगा विनोद जी, तो बस दैट्स ऑल। ओके, We are almost reaching the time. we are almost reaching the time and I think we have done good. मैं एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ। Or else we can conduct a business session after that. We can. बस ये करके बिजनेस सेशन में फिनिश कर देते हैं ना। ये 1-2 मिनट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मर्द कब रोते हैं, टाइटल है इसका। क्या बात? मर्द कब रोते हैं? मर्द रोते हैं जब इनकी माएँ फौत हो जाती हैं, फौत मीन्स मर जाती हैं।
मर्द रोते हैं जब उनकी माएँ फौत हो जाती हैं। मर्द रोते हैं जब वो अपने प्यारों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। मर्द रोते हैं जब इनका कोई बच्चा बीमार होता है। मर्द अपनी बेटियों की शादी करते वक्त रोते हैं। मर्द उस वक्त रोते हैं जब वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने या किसी भी ज़रूरत या मामूली ख्वाहिश का बंदोबस्त नहीं कर पाते। मर्द रोते हैं, लेकिन मर्दों के आंसू गाल पर आंख से नहीं गिरते और नहीं उनके आंसू किसी को नजर आते हैं। ये दिल से रोते हैं और इनके आंसू दिल पर ही गिरते हैं, क्या बात। जिसका असर चेहरे की झुर्रियां और बालों की सफ़ेदी और कांपते हाथों की सूरत में जाहिर होते हैं। मर्द उस वक्त रोते हैं, मर्द उस वक्त रोते हैं। तो अब इसके बाद हमने डिसाइड किया है कि जनरल इवेल्यूएशन की थैंक यू जनरल इवेल्यूएशन की भी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। तो उसके बाद हम जाते हैं बिजनेस सेशन पे, जो कि आई जस्ट इनवाइट मिस्टर विनोद मेट्टमल टू जस्ट टेक ओवर द स्टेज।